रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाकिर ज़मीर साहब, प्रोफेसर वसी अख्तर साहब, मेरी उस्ताज़ा डॉक्टर ज़ीनत इकबाल साहिबा, जिन्होंने मुझे हमदर्द में पढ़ाया भी है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ आयुष मेड का कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। स्पेशली इकराम साहब, उमैर भाई और अबरार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जो बातें आज हुई हैं वो माशाल्लाह बहुत मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि क्लिनिकल स्टडी हम लोग यहाँ पर क्योंकि आए हैं, आप लोगों को कुछ काउंसलिंग करने के नाम पर ये प्रोग्राम जैसे रखा गया था, तो उसके मुताबिक माशाल्लाह बहुत सारी बातें हुई। और मैं आप लोगों को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग ये स्पेस में, हो सकता है बहुत छोटा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो माशाल्लाह आप लोगों को बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम में भी शायद सुनने को ना मिले। तो ये एक्सपीरियंसेस जो आज इन्होंने अपने शेयर यहाँ पर किए हैं, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो ये मकसद आप यहाँ से बना के जाइए। आप लोगों को मुबारकबाद मैं फिर से देना चाहता हूँ कि आप लोग ग्रेजुएशन की एक जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जर्नी स्टार्ट है, क्योंकि आप लोग एक बेसिक समझ चुके हैं। ग्रेजुएशन ओनली एक बेसिक स्टेप है, क्योंकि मैं भी हमदर्द से ही हूँ, और मेरी जर्नी भी रही है, और मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों में जैसे इकराम साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं आपको, क्योंकि आज मेरा टॉपिक भी कुछ इसी तरह की चीज़ें शेयर करने का है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं एकेडमिक में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा आज। मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा जो कि आपके लाइफ में अभी बहुत काम आने वाले हैं। हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैसे हमारे अभी शाकिर ज़मीर साहब और बाकी लोगों ने जो चीज़ें आप लोगों को बताई है वो इन्फॉर्मेटिव है, आपको अपने प्रोफेशन में काम आएगी ज़रूर, कि हमें कैसे एथिक्स सीखने चाहिए, क्या हमारी एफिलेशंस हैं, क्या हमें करना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं बड़ा इस वक्त बैठा हुआ थोड़ा स्ट्रेस में था कि सब कुछ तो हो चुका है, मैं क्या बोलूँगा। और ख़ास तौर से तो मेरे उस्ताद मोहतरम सब लोग सामने हैं, तो मैं इनके सामने ही क्या बोलूँ। इन लोगों ने मुझे सिखाया है बोलना, तो मैं क्या बोलूँ। ये सब कशमकश मेरे अंदर चल रही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैंने ये चीज़ अपने दिल में मांगी कि मुझे कुछ ऐसा, और जो कि मैंने दुआ भी यही पढ़ी कि ज़बान खोल दे, और मेरे ज़बान में वो बातें डाल जो मैं आप लोगों को बोल सकूं और आपके दिल को छू सके, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वो रोशनी आए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी। मेरे एजुकेशन में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए, मुख्तलिफ़ चीज़ों से मैं गुज़र के यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, तो इसलिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक भी ये रखा गया कि एक्सपीरियंस शेयर करें। तो एक्सपीरियंस के नाम पर मेरी ग्रेजुएशन जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से बी फार्मा एलोपैथिक और यूनानी, क्योंकि मेरे पास उर्दू भी था तो इसलिए उस वक्त एडमिशन के टाइम पे यूनानी मिल जाया करता था, तो हफ्ते में एक क्लासेस हमें यूनानी की भी पढ़नी होती थी। और बी फार्मा एलोपैथिक एंड यूनानी डॉक्टर ज़ीनत इकबाल साहिबा ने मुझे पढ़ाया है, और मैंने इनकी क्लासेस ली हैं, लेकिन आज मैं अफसोस करता हूं कि उतनी सीरियसनेस के साथ नहीं ली। हमें अपने उस्ताद को सुनना चाहिए। डॉक्टर ज़ीनत इकबाल साहिबा उस वक्त में जो टॉपिक से लेके शुरू करती थी, तो हमें लगता था कि शायद टॉपिक से हट गई। हमें याद है एक क्लास के अंदर ब्रॉथ एक वर्ड आया था जो कि हमने पहली बार सुना था, ब्रॉथ। क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, इस तरह के अलग अलग लैंग्वेजेस के बोर्ड से आते हैं, तो हमें इंग्लिश के बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो माइक्रोबायोलॉजी आई थिंक पढ़ा रही थी सब्जेक्ट में, माइक्रोब्स के बारे में, तो उसमें उनका ब्रॉथ फर्स्ट वर्ड आया था, और पूरी क्लास उस दिन ब्रॉथ पे चली थी। तो हमें लगा कि शायद मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं,
लेकिन आज हमें समझ में आता है कि वो बेसिकली वो ब्रॉथ जो था वो उस माइक्रोब्स का नहीं बल्कि हमारे न्यूट्रिशन का ब्रॉथ था। उसने हमें बहुत चीज़ें अलग से सोचने का नज़रिया दिया कि हमें सिर्फ एक टॉपिक पकड़ के नहीं कि हमने स्लाइड्स बनाई और हम फिर रिप्रेजेंटेशन उसको पॉइंट पे करें कि जो हमने पॉइंट्स कवर किए, नहीं, हमें एज ए होल, हमें सब कुछ एज ए होल देखना होगा, क्योंकि हम एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के जा रहे हैं और एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं जिनकी सेहत आपके हाथों में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम खाली से एक तबीब, एक डॉक्टर या कुछ इस तरह के और प्रोफेशंस को लेके या फार्मेसी या इस तरह के प्रोफेशन को लेके कम्युनिटी में जा रहे हैं तो खाली सर्निंग के लिए नहीं, हमारे कांधों पे एक जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी किस चीज़ की है? हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? मेरा सवाल है आप लोगों से जी। एक्सपेक्टेड तकरीबन 8.2 बिलियन। और हमारी बॉडी के अंदर सेल्स कितने होते हैं? कोई बताएगा जी? कोई भी? 30 to 40 ट्रिलियंस बॉडी में सेल्स होते हैं। 30 to 40 ट्रिलियंस, यानी कि एक वर्ल्ड की पॉपुलेशन से 1000 टाइम्स एक्स्ट्रा बॉडी में लाइव सेल्स हैं। और क्योंकि वो सब जिंदा हैं और उन्हीं के वजूद से हम जिंदा हैं, और उसी जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो वो आपके साथ 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स के साथ आता है, उनकी ज़िंदगी का सवाल करने आता है आपके पास। यानी कि आप इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जितने इंसानों को, अभी हमें लगता है कि जैसे ब्लास्ट होने वाला है पॉपुलेशन को लेके, ये इस टाइम की है 8.2 बिलियन और हम बात कर रहे हैं ट्रिलियंस की, वो भी 30 to 40 ट्रिलियंस। तो हमारे कांधों पर जो जिम्मेदारी है वो इस जैसे 1000 या फिर हम इससे भी ज़्यादा अगर इसको कन्वर्ट करेंगे ट्रिलियंस में, वो वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज़्यादा सेल्स की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है। ये जिसको मिलके ये मजमुआ हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम बॉडी कहते हैं। तो क्या हमारी सीरियसनेस, क्या हमारा वजूद, क्या हमारी नॉलेज, क्या हम इसलिए ये सब चीज़ें इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि हम BOMS हैं खालिस, और या फिर हम MBBS हैं खालिस, या हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या हम हिजामा करते हैं, या अदर थेरेपीज करते हैं, तो हम सिर्फ इंडिविजुअल ऑर्गन्स पे बात करेंगे। हम स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के कि मैं कार्डियो हूँ तो सिर्फ दिल को देखूँगा, मैं नेफ्रो हूँ तो सिर्फ किडनी को देखूँगा। नहीं, एज ए होल हमारे पास एक शरीर आया है 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स को लेके। वो सवाल करता है हमसे कि आप हमें ठीक कीजिए, हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं वो हमें ठीक कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें बिल्कुल सही पैदा किया था और एक वक्त तक बिल्कुल सही रखता है, उसका निज़ाम आज तक भी हमें सही रखे हुए हैं। वो निज़ाम जो पूरी कायनात का अल्लाह ताला चला रहा है वो हमारे अंदर भी चला रहा है। वो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है, इंटरनल वर्ल्ड भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर काम कर रहा है। हमें ज़रूरत है सिर्फ इस बात की, क्योंकि हम अपनी गलतियों से इस यूनिवर्स के साथ जो अल्लाह ताला ने हमारी जिस्म के सिंक्रोनाइजेशंस रखा है, उसको हमने अपनी गलतियों की वजह से डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से हम बीमार हुए। तो हमें उसको रिवर्स बैक करना है और अपने आप को एक इस यूनिवर्स, इस कायनात के निज़ाम के साथ में सिंक्रोनाइज करना है। दैट इज़ द ट्रीटमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेस पर हमें हो सकता है ज़रूरत पड़ सकती है कुछ एक्स्ट्रा केमिकल सपोर्ट की, कुछ बाई हैंड सपोर्ट की, जिसको हम सर्जरी कहते हैं। इसको, ये मेरी जर्नी का एक इग्नाइट पार्ट रहा है, जिसकी वजह से मैंने अपनी जर्नी को थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में भी जाके देखा। मैंने B.Pharma किया 6 महीने, मैंने अपने रूम पार्टनर्स के साथ गेट की तैयारी की। मुझे याद है
कि अलग अलग क्वालिटी के सब लोग होते हैं, जैसे सर ने बताया याद करने की हर किसी की कैपेसिटी होती है। मैम कामरान को मैं देखता था, वो ICSE बोर्ड से था, तो उसको मैं पढ़ते हुए देखता था तो मुझे लगता था कि ये शायद लापरवाही से पढ़ता है। उसकी किताब ऐसे रही, फिर इधर देखा फिर उधर देखा, कभी मोबाइल में मैसेज किया, कभी कुछ किया, लेकिन वो क्लास का टॉपर था और थ्रू आउट वो टॉपर रहा और आज भी वो टॉपर है, ग्लोबल हेड है वो मैम सिंगापुर में। जी जी जी। तो मुझे लगता था कि ये बहुत कम टाइम देता है पढ़ाई को, किताबों को तो ये देखता भी नहीं उस सीरियसनेस के साथ जितने प्यार मोहब्बत से हम देख रहे होते हैं। हम एक ही पेज पे 2-2 घंटे लगा रहे होते हैं। बिल्कुल रिवर्स मेरा दूसरा पार्टनर अनस, हम लोगों ने गेट की जब प्रिपरेशन शुरू की थी, रूम नंबर 212 हमारा हुआ करता था हॉस्टल में, तो हमने अपने बेड्स इस तरह से बिछाए थे कि हम एक दूसरे को देखें ना, तीनों की बैक साइड रहे। थोड़ा मुझे सफाई सुथराई का ज़्यादा रहता था, तो मेरी बेड शीट पे अगर थोड़ी सिलवटें भी होती तो मुझे उलझन पैदा होती थी। दूसरे अनस के उसके बैक साइड ऐसे रहती थी कि उसको याद करना होता था, उसको समझ कम आता था लेकिन उसको याद बहुत, उसको रटना पड़ता था। कोई चीज़ समझ आ गई लेकिन उसको रटने के बिना वो लिख नहीं पाता था, वो बोल नहीं पाता था। कभी वाइवा होता था तो वो 2 अल्फाज बोला, तीसरे पे अटक गया, तो वो हालांकि पता सब है उसे। आज वो भी डिप्टी डायरेक्टर है एबट में। तो सबकी अपनी अपनी सलाहियतें थी। मुझे सब कहते थे एक रात का राजा, क्योंकि मैं आखिरी जब सुबह को बिल्कुल अब एग्ज़ाम सर पे आ गया ना, अब कोई टाइम ही नहीं है, 10 बजने वाले हैं, मेरी पूरी रात गुजरती थी वो सब कुछ। और पता नहीं क्या होता था उसमें, बस मुझे पेज पलटने जाना है, पेज पढ़ते जाना है, उसी पे मुझे मार्क्स आते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बी फार्मा के एग्ज़ाम इस तरह से होते हैं कि एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो दूसरे एग्ज़ाम की डेट शीट साथ में आ जाती है। हमदर्द इतना कुछ देता है आपको लर्निंग के नाम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बताने का मकसद ये था कि उन लोगों ने उसकी तैयारी हमने गेट की और 6 महीने हमने हमारा गद्दा पिचका हुआ था एक साइड से, उसका लेबल डाउन हो गया था, हमारा गेट में नंबर नहीं आया। और कुछ टाइम के लिए बीच में एक जूनियर 3rd ईयर, आप जानते होंगे भाई, इकबाल हमारे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। हमारा रूम थोड़ा बड़ा था, गेट में उसका नंबर आया। हम अनस और हम लोग अलकनंदा साइबर कैफ़े हुआ करता था उस वक्त, एक गली में जा रहे थे और हमें लगा ये साइबर कैफ़े का है, लेकिन हम दूसरे के घर में घुस गए। लाइट गई हुई थी तो वो घर वाले सब बाहर बैठे हुए थे, हम घर के अंदर जा रहे हैं, हमें पता नहीं है साइबर कैफ़े, हमारे दिमाग का तवाज़ुन ऐसा था। बहरहाल जब हम थोड़ा और आगे पहुँचे, पता चला कि फ़ोन आया कि इकबाल का भी नंबर आ गया है गेट में। हमारा डिप्रेशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया कि ये इकबाल का भी आ गया, जिसको भी तो 2 साल के बाद, अभी तो उसकी 4th ईयर भी होनी है, उसके बाद उसको गेट देना था, लेकिन उसका एडवांस में नंबर आ गया। चलिए बहरहाल हम परेशान रहे। उसके बाद मेरा नंबर मैं घर चला गया और माही यूनिवर्सिटी मणिपाल में मेरा 127 रैंक आई और हमारे ग्रुप में मेरी सबसे अच्छी रैंक थी। मुझे क्लिनिकल मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मैं जब तक ना अपना इरादा चेंज कर चुका था कि मुझे अब मास्टर नहीं करना, क्योंकि मैं ये चीज़ बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर भी, क्योंकि ग्रेजुएशन एक इनिशियल स्टेप है, बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग सलाहियतें, अलग अलग काबिलियतें होंगी, तो उसको भी ज़रा उसको देखें और उसको समझें। उसकी आपकी जर्नी कहीं और भी हो सकती है। अल्लाह ने आपको ये स्टेप दिया है, इसके अलावा उसको आपको समझना होगा। एक कॉल आती है, एक लैंग्वेज है यूनिवर्स की, कुदरत की, आपके मौके की, वो लैंग्वेज को समझना होगा आपको। हम लोग ये गलती हमें जब बाद में पता चलता है, हम अब आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि लाइफ के सारे डॉट मिलाएं तो वाकई कोई एक बन के आती है पिक्चर कि ये सब ऐसे ही नहीं था, ये एक जर्नी थी और जो हम करे जा रहे थे। उस वक्त में क्लिनिकल स्टडी से रिलेटेड एक कोर्स नए स्टार्ट हुए थे, सभी प्राइवेट कॉलेजेस ने स्टार्ट किए थे। अनस और मुझे लगातार वहाँ के लेटर्स आ रहे थे कि हम मास्टर्स इसमें कर सकते हैं, आपको ऑफ़र है, ये है, वो है। वो फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा था, हमें लग रहा था कि फ्रॉड कर रहे हैं लोग, हमारी फ़ीस लूटना चाहते हैं। हमने उसमें एडमिशन नहीं लिया, मतलब ये सब हो रहा था हमारे साथ।
और हम घर चले गए, गेट में नंबर नहीं आया, माहे मणिपाल यूनिवर्सिटी का उसका रिज़ल्ट आया, सब ने मुझे कॉल किया, हम लोग रिजर्वेशन करा रहे हैं और तुम लोग चल रहे हो, वो चलना है तुम्हें, तो हमारे साथ ही रिजर्वेशन हो जाएगा, हम सब साथ जाएंगे। मैंने कहा कि मैं रिजर्वेशन नहीं करूँगा। ये क्यों? कह रहे मुझे एम फार्मा करना ही नहीं है। भैया तुमने हमारे साथ में बैठ के तैयारी की, इतनी रात तैयारी की, और अब इतना क्या? उनको लगा शायद मैं डिप्रेशन में हूँ, अभी तक भी निकला नहीं हूँ बाहर, तो ये इसको शायद समझ नहीं आ रहा कि तेरा नंबर आ गया है और तुझे जाना है काउंसलिंग के लिए और तुझे तो बहुत अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे नहीं आना। आप यकीन जानिए, अनस ने मेरा रिजर्वेशन तक करा दिया था कि शायद इसका एंड टाइम पे मोमेंट एक मन बन जाए, लेकिन मैंने डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे एम फार्मा नहीं करना। मैंने घर वालों से एक सवाल किया था कि ये लोग 2 साल एम फार्म करके आएंगे और 4 लाख रुपए इनका खर्च आएगा, मुझे आप 2 साल दीजिए और 4 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। मैं फार्मा इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता हूँ और मैं हर्बल में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन का प्लान किया। मेरे नाना का 100 बीघे खेत हुआ करता है गढ़ में, उसको गन्ने उगा के ख़राब किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मैं वहाँ पर कुछ मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन करूँगा। मैं 3rd ईयर से मिनिस्ट्री जाने लगा था और वहाँ सफ़ेद मूसली और ये सब के बारे में, गवर्नमेंट के क्या क्या सब्सिडीज़ हैं और ये सब चीज़ें मैं 3rd ईयर से ही सर्च करने लगा था। बहरहाल वो भी शायद मेरी जर्नी नहीं थी, और मैंने फिर उस वक्त में WHO वर्ल्ड पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका NPSP, मैंने उसमें ज्वाइन किया और मैंने 3 साल उसमें एज ए पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया। वो मैंने 4-5 सिटीज़ थी जो मेरे अंडर में आती थी, उनको मैंने वहाँ पर मॉनिटरिंग की, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का मैंने उसमें काम किया और बहुत सारी चीज़ें थी। बहरहाल बहुत कुछ मुझे समझ आया कि आज मैं सोचता था कि ये तो मेरा ट्रैक भी नहीं था, ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे ये पता चला कि जो नीचे कम्युनिटी में चीज़ें हो रही हैं एज ए हेल्थ, एज ए डिज़ीज़, उनके साथ मुझे डायरेक्ट कनेक्टिविटी का मौका मिला। शायद मैं फार्मा इंडस्ट्री में एक ऑफिस में जाके बैठ सकता था और मैं कभी कम्युनिटी को कनेक्ट ना कर पाता। मैंने खुद अपनी ज़बान पे पोलियो ड्रॉप कई बार डाल के लोगों को कन्विंस किया है। स्पेशली मुझे वो एरियाज़ दिए जाते थे जहाँ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर पोलियो सर्विलेंस में बहुत ज़्यादा, वो HRA हम उसको बोला करते थे, हाई रिस्क एरियाज़, वो मुझे स्पेशली मिलते थे। मदरसे मसाजिद के कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे मिला करते, अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स ही कहूँगा उनको, कि आप लोग इनको कन्वेंस कीजिए, और मैं अपनी फार्मा की जो नॉलेज थी वहाँ उसको इस्तेमाल किया करता था, और मैं लोगों को वहाँ पर मुझे लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला, कम्युनिकेशन का मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, टीम्स को मैं ट्रेनिंग देता था, टीम्स को ट्रेनिंग देने का मुझे इम्प्रूवमेंट मेरा हुआ वहाँ पर, ये स्किल्स मेरे अंदर आ गए। खैर बहरहाल आगे चले तो हमें पता चला कि मैंने फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली है। फार्मास्यूटिकल पहले कुछ एक कंपनी का मैंने फ्रेंचाइजी ली थी, उसको चलाने के बाद 1-2 लड़के रखे, मैंने अपनी फार्मा इंडस्ट्री में एंट्री की और लेनिस लाइफ साइंसेस के नाम से मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली। उसमें जनरल प्रोडक्ट्स थे जिसमें 10-12 प्रोडक्ट्स थे। और देखिए आपको मेरी हिस्ट्री से, मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा आज कुछ लेना देना नहीं है, तो आपको लगेगा शायद कि मैं क्यों अपने बारे में इतना बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो शायद उससे कनेक्ट हो पाएगा कि ये जर्नी क्यों रही। और आज मेरा शायद टॉपिक भी यही है कि आप अपने एक्सपीरियंस को बताएं। पिछले 1 हफ्ते से वायरल इन्फेक्शन है, तो बहरहाल उसके बाद फार्मा कंपनी चलती रही, अलग अलग सिटीज़ में मैं लड़के अपने बिजनेस को डेवलप करते रहे, लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं था फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैम एक चीज़ हम उस वक्त में क्या करते थे, जब मेडिसिन पढ़ते थे तो हमें कुछ होते ना, जैसे सर ने बताया कि बड़ी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, तो हमारे स्मार्ट स्टडी में एक पार्ट ये भी था कि मेडिसिन जब हमें पढ़नी है तो उसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट कुछ कॉमन होते हैं।
4-5 कॉमन होते हैं, एक स्पेसिफिक याद कर लो, मार्क्स मिल जाए। वैसे साइड इफ़ेक्ट्स को लेके था वो। उस वक्त में हमें बड़ा अच्छा लगता था कि मार्क्स तो मिल गए, लेकिन इसी चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को बदला। एक रोज़ अचानक, क्योंकि मैं फार्मा जब जाता था फील्ड में, तो मैं डॉक्टर्स को जब अपनी मेडिसिन्स के बारे में बताता था तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ हॉन्किंग कर रही होती थी अंदर से कि 10 अगर किसी चीज़ के इंडिकेशन है तो 10 ही उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। करने को नापसंद फरमाया गया। जब मैंने ये हदीस सुनी और उसके फिर फ़वाइद आगे सुने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन हिजामा कराया करते थे और करने का मशवरा भी दिया करते थे, तो मैं शॉकिंग था कि मैं हेल्थ प्रोफेशन में इतने टाइम रहा और बड़े लेक्चर्स सुने, बुक्स पढ़ी, ये सब, लेकिन कभी मैंने हिजामा नहीं सुना इसके पहले। ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि BOMS के अंदर हिजामा पढ़ाया जाता है और हम हेल्थ प्रोफेशन से जुड़े लोगों के सामने फ़र्स्ट टाइम हिजामा अल्फाज सुनने को मिला। बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहे थे। आज क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर हिजामा की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो हम निकल के आए कि सुन्नत है, हम निकल के आए कि ये यूनानी से, माजरत चाहूँगा मैं डॉक्टर साहब, हमें अफसोस की बात है कि आज हमने पूरे वर्ल्ड को क्या दिया? क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए? नहीं निभा पाए। वरना तो ये जिस तरह के फ़वाइद इनके अंदर आज हम समझते और सुनते हैं, तो ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए था। इवन इसके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स थे उनको इसके मेडिकल कोर्सेज कराने चाहिए थे इसकी स्पेशलिटी के साथ। कार्डियोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, मौत के अलावा, है ना, हर चीज़ के अंदर शिफा है। तो क्या हमने उसके अंदर क्या किया? लोगों को, दुनिया को बताया। देखिए, दुनिया या कोई भी, मैं, मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, हम जब तक उसकी ज़रूरत नहीं बनेंगे ना, हमें कोई नहीं पूछेगा। आपको ज़रूरत बनना पड़ेगा आपके पास, तभी तो कोई आएगा ना। आप घर में भी अगर ज़रूरत के नहीं है ना, तो आपको पूछा नहीं जाएगा। तो आपको अपनी ज़रूरत बतानी होगी और आपको आगे आना होगा, इन सब चीज़ों को लेके आगे आना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। बहरहाल हिजामा मैंने सुना, आप यकीन जाने कि वो लेक्चर मेरा वहीं तक स्टॉप है, आज तक मैंने उसको पूरा नहीं सुना। और मैं उसी रात से हिजामा की तलाश में लग गया कि कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका कोर्स क्या होता है और कौन इसको मुझे सिखा सकता है। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे हिजामा नहीं मिला कि कोई मुझे सिखा दे। मुझे हाँ ये पता चला कि कोई इधर पुरानी दिल्ली में कोई हकीम साहब हैं, वो करते हैं। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे ऐसी बात की कि शायद मतलब ये ना हिजामा में आ जाए, तो कहीं ऐसा ना। शेयर करना है ना, इल्म को शेयर करने से बढ़ता है, लेकिन लोगों ने इल्म को दूसरे को ना मिल जाए। बहरहाल मेरे अंदर तो आग लगी हुई थी कि ये तो सुन्नत इलाज है, मैं कैसे ना इसको सीखूं। तो मेरे साथ ये जो हुआ, ये एक बिल्कुल मिरेकुलस, मैं इसको कहूँगा कि अल्लाह की जो नेचर की कॉल है, अल्लाह ताला जो हमारे बारे में कम्युनिकेट कर रहा है, हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसको हमें समझना पड़ेगा, वो आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये वाली आंखें जो देख रही हैं ना, ये सारा स्ट्रक्चर्स पूरा, इसको विज़न कहते हैं। ये फिज़िकल आँख है, ये हमारी इस बॉडी से रिलेटेड आँख है। एक आँख और भी है, वो हमारी रूह की आँख है, जिसको हम देखते हैं इस आँख को बंद करने के बाद। आप देखें, कभी आप बहुत गौर से किसी बात को सोच रहे होते हैं, पहले इस आँख को बंद कर लें, फिर आप देखें वो वाली आँख आपको दुनिया की क्या क्या चीज़ें दिखाती है। इसको कहते हैं बसीरत। तो जब बसीरत की आँख खुलती है ना, तो फिर सब चीज़ें आपको समझ आने लगती है कि अल्लाह आपसे क्या चाह रहा है। मैं वो मिराकल बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने तलाश करने की कोशिश की कि मुझे कोई हिजामा सिखाने वाला मिल जाए, तो मुझे हर जगह सर्च करने पर कपिंग थेरेपी, चाइनीज़ कपिंग थेरेपी, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, ये सब ही नज़र आ रहा था, बस और कहीं भी कुछ भी। फिर मैंने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन से एक अल्टरनेटिव मेडिसिन से कोई इंस्टीट्यूट था, उससे मैंने MD AM जो फर्जी तरीके से चला रहे होते हैं, बहरहाल वो मुझे उस वक्त में चाहिए था, मेरी नीड थी। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ से कपिंग TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन से मैंने वो किया। मुझे कपिंग का एक बल्क मिला, उसके अंदर का एक पार्ट है हिजामा, जिसको वेट कपिंग कहते हैं। बहरहाल वो भी मेरी एक जर्नी का पार्ट था, वो भी मैं उसको वो नहीं कहूँगा, वो मेरी मुझे एक चीज़ जो होते हैं ना, संजीवनी बूटी लेने गए पूरा पहाड़ उठा लाए,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिजामा तलाश करने गया, मुझे पूरी कपिंग मिली और TCM मिली, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। फिर मैंने आगे जाके ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में एक्यूपंक्चर के अंदर MD किया। मैं, मेरी वाइफ फैशन डिज़ाइनर थी, वो मेरे जर्नी के साथ मैंने उनको अपने साथ में लिया, और जितने भी कोर्स हमने ड्रग लेस थेरेपीज़ में बाद में किए वो दोनों ने साथ में मिलके किए। मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा छोटे थे, वो हमारी क्लास रूम में पीछे लेटा कर सोते थे, बोतल उनके लगी होती थी और उनके कपड़े हमारी गाड़ी में पड़े रहते थे। हम दोनों ही क्लासेस करते थे। मैंने नेचुरोपैथ हम दोनों ने साथ में किया। फिर योगा हमारी जर्नी में आई। योगा क्यों आई? क्योंकि वो भी एक मेरे अंदर दिल में ख़्याल ये आया कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें मुफीद हैं इंसानियत के लिए, हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए, वो हो नहीं सकता कि इस्लाम में ना हो। कहीं ना कहीं तो है, हमें देखना तो पड़ेगा। अगर योगा से, नेचुरोपैथ से, बाकी की चीज़ों से लोग ठीक हो रहे हैं तो वो कुछ तो है उसमें। जब मैंने उसको जानने के लिए आगे कोशिश की तो मैंने फिर MA इन योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग में हम लोगों ने मास्टर किया दोनों ने। उसमें हमें जाके पता चला कि नमाज के पोस्चर्स को अगर हम बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली योगा थेरापेटिकल वे में करें तो इंशाअल्लाह वो भी एक आपके लिए इलाज बन सकता है, वो रहमत बन सकती है। वो नमाज आपके जिस्म की और आपकी रूह की, दोनों की नमाज बन सकती है। तो हम लोगों का काम चल रहा है उसके ऊपर। बहरहाल इसके अंदर जो मैं एक मिरेकल की बात कर रहा था, वो मिरेकल ये था कि मुझे कोई उस्ताद नहीं मिल रहा था। तो एक डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सैफ़ी, जो कि दुबई में जिनका हिजामा सेंटर है, सिर्फ एक सिंगल वीडियो यूट्यूब के ऊपर हिजामा से रिलेटेड उनकी मिला करती थी। मैं उनको बार बार रिपीटेड देखता रहता था। उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था मेरे पास में। बस करता हूँ कंक्लूड। तो उसमें हुआ ये साहब कि मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा था, कहीं से उनका कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं थी। उन्होंने भी ये कहा था कि मैं BUMS अलीगढ़ से करके आया हूँ और मैंने फिर ND किया, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, और मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन 4 साल पहले ही मुझे हिजामा के बारे में पता चला कि हिजामा मुझे करना चाहिए। ये BUMS डॉक्टर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को अप्रोच करते हैं, सोचे हमने हिजामा को कहाँ पहुँचाया था। बहरहाल मुझे क्योंकि अंदर से तड़प थी तो मैं उनकी वीडियोस को बार बार सुनता रहता था। उनका पीछे ऐसा स्क्रीन से ना, उनके जो हमारे दरवाजे के ऊपर कंसल्टेशन रूम के नीचे उनका नाम था और उसके नीचे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल थी। जैसी वो वीडियो वहाँ से गुजरी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसका नंबर जूम किया और फ़ौरन उनको फ़ोन लगा दिया कि सर मैं हिजामा सीखना चाहता हूँ, मुझे कैसे आप सिखा सकते? कहले नहीं आप BUMS से? मन के नहीं, मैं BUMS नहीं हूँ, मैं B Pharma हूँ और मैंने यूनानी से भी उसके अंदर किया है। लेकिन सर मैं बस ये है कि मुझे आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, 5 साल का मैं BUMS तो नहीं कर सकता। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इसमें तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं आपको ट्रेनिंग कैसे, या तो आप यहाँ आ जाएँ तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। बहरहाल वो वहाँ से वो क्लोज हो गया मेरा डिस्कशन, लेकिन उनके मैं राब्ते में रहा। 6 महीने में एक और वीडियो मेरे सामने आई, डॉक्टर मोहम्मद एहसान फारूकी साहब, निज़ामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। टोपी थी, बाशरा थे, लेकिन हिजामा को बड़ा थेरापेटिकल और साइंटिफिक वे में फिजियोलॉजी के साथ में पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमने तो पढ़ी है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। तो हमें वो बहुत अंदर से ना अप्रोच करा, ये मेरे उस्ताद होने चाहिए, अल्लाह इनको मेरा उस्ताद बना दे, किसी तरह से मेरे उस्ताद होने चाहिए। 6 महीने तक उनका, बेचारे शरीफ लोग होते हैं, कहीं कांटेक्ट डिटेल नहीं होती है, कहीं अपने आप को प्रमोट नहीं करते हैं, कहीं पर भी। सर ने जैसे बताया ना कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको लोग तलाश कर रहे होते हैं, आपको तलाश कर रहे होते हैं। ये मेरी जर्नी में ये पार्ट रहा कि मैं उनको तलाश कर रहा था। उनका मुझे 6 महीने तक कहीं कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं थी। मैंने आखिर में इरादा ये बनाया था कि आज मैं शायद हैदराबाद निकल जाऊं और मैं वहाँ तो ढूंढ ही लूँगा कहीं। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए सर, मैंने ये एक डॉक्टर एहसान फारूकी साहब का ही प्रोग्राम था यहाँ पर, तो उन्होंने मैं उनसे जस्ट मिलने के लिए गया था, प्रोग्राम अटेंड नहीं करने गया था। तो मैं पीछे जाके बैठ गया। उन्होंने मुझे बीच ही में से बुला के कि लगे मेरे बेस्ट स्टूडेंट है और
उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैंने ये वाक़या उनको फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे बताया था कि सर आप जो है मेरी दुआओं का नतीजा हैं। तो ये मैंने उनको उस टाइम पे बताई थी बात कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया, जितनी दुआएं मुझे याद हो सकती थी वो सारी पढ़ने के बाद मैंने अपना कंप्यूटर ओपन करना था कि मैं किसी तरह से मुझे डॉक्टर साहब की कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए, कि क्या कीवर्ड डालूँ मैं ऐसा जिससे उनका वो आ जाए। अल्लाह ने मेरे जहन में एक डाला कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर होगी। तो मैंने यही डाला गवर्नमेंट यूनानी प्रैक्टिशनर इन हैदराबाद करके, मैंने वो डाला तो फ़ौरन डॉक्टर एहसान फारूकी साहब एक लिस्ट में थे और उनके आगे उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर था। विदिन मिनट मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। आप यकीन जाने जिस शख्स को मैं 6 महीने से अपना उस्ताद बनाने के लिए ढूंढ रहा था और अल्लाह से दुआ करके जब मैंने उनको ज़ोहर की नमाज में कांटेक्ट किया है और इशा में वो मेरे दस्तरखान पे मेरे साथ दिल्ली के अंदर खाना खा रहे हैं। और जब हम लोग आगे की जर्नी पे आगे पहुँचे, हमें हैदराबाद उसमें देवबंद जाना था, एक रेजिमेंटल थेरेपी का इनाग्रेशन उनको करना था, वहाँ पे वो मुझे साथ लेके गए अपने। और वहाँ जो डॉक्टर अनवर सईद साहब ने हम लोगों की बॉन्डिंग देखने के बाद ये पूछा कि आप लोग डॉक्टर साहब कितने दिन से जानते हैं? तो हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल को देखा कि मुझे तो ऐसा लगता है सर कई जन्मों से, लेकिन ये अभी सिर्फ 2 घंटे जो जर्नी हमारी रही है उसी का ही मेल है। आज वो मुझे अपने ऐसे स्टूडेंट्स में से जो कि अपने वो शायद बेटे के बराबर मुझे रखते हैं, एहसान फारूकी साहब। और कहीं भी दिल्ली के आसपास कोई प्रोग्राम होते हैं वो पहले मुझे कांटेक्ट करते हैं कि इरफान मैं वहाँ आ रहा हूँ और आपको मेरे साथ चलना। मैं कभी मना नहीं करता। आप लोगों की तड़प ऐसी ही होनी चाहिए जिसके अंदर आपको कुछ मिल जाए, क्योंकि आप लोगों की जो जर्नी अब स्टार्ट हो रही है ना वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो रही है। आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर ने बताया, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आप लोगों को यूनानी में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोगों ने ये गलती की है पिछले लोगों ने कि वो जल्दी कमाने के चक्कर में वो एलोपैथिक में आ जाते हैं और हम सेकंड ऑप्शन बन के रह जाते हैं। नहीं, हम सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमें प्राइमरी ऑप्शन होना चाहिए। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, यूनानी में भी आप प्रैक्टिस करें तो अपनी एक स्पेशलिटी बनाएं। आप किसी या तो डिजीज़ को पकड़ सकते हैं कि मैं आर्थराइटिस में सबसे बेस्ट मैं हूँ। मैंने कोर्सेज तो बहुत सारे किए हैं और मैंने एक्यूपंक्चर से एमडी इसलिए किया क्योंकि मेरी एफिलिएशन उधर मिल रही थी मुझे, क्योंकि कपिंग थेरेपी उधर कवर होती है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो मैं और मेरी वाइफ उसमें हम रजिस्टर्ड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी भी अल्लाह ने कंप्लीट कराई कि हमें एक ऑथराइज प्रैक्टिशनर का दर्जा मिला और बिल्कुल एक अलग अलग ट्रैक से आने के बाद। और योगा में मुझे ये मौका मिला कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली साउथ जोन का इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस वक्त नेचुरोपैथ में काम कर रही है। वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक लोगों ने जाना पहचाना है। तो आज हम वेलनेस पर काम कर रहे हैं और वेलनेस यही है कि हम बीमार होने से पहले हेल्दी कैसे बने रहें। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में उतारा, रखा, ग़िज़ा का इंतज़ाम किया, हर चीज़ का इंतज़ाम किया। बीमारियां अल्लाह का इम्तहान तो हो सकती हैं, हमारी ख़ता ना हो, बस इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे सामने पेशेंट आए तो हम उसको एज ए हॉलिस्टिक देखें। हम उसमें बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट है, हम इसी को देखेंगे। हम उसकी, जैसे सर ने शुरू में ही बताया था, बहुत केसेस मिलेंगे आपको ऐसे जिसका रूट कोज फैमिली के डिस्प्यूट के साथ होगा और वो बीमारी उसकी डिप्रेशन और एंजाइटी की होगी। बीपी चेक कर रहे होंगे, एटिनोलॉल चल रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और होगी। एक वाकया मैं अपने वालिद साहब, मेरे वालिद साहब भी सर प्रैक्टिस करते हैं राजपुताना से, तो उनका एक वाकया मैं बता के अपनी बात को कॉन्क्लूड करूँगा इंशाल्लाह। एक बूढ़ी औरत, उनके पास पुरानी पेशेंट थी, वो आई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी जो है ना, मेरी बहू मेरा कहना नहीं सुनती। और ये बड़ा टिपिकल केस है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने बताया कि ये मेरे बिल्कुल भी कहना नहीं सुनती, मुझे खाना नहीं देती, मेरा काम नहीं सुनती है। और मैं आज जो है आपसे, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी शाकिर जमील साहब की तरह कुरान पढ़ते रहना,
बंद किया तो पेशेंट देख लिया, जो पढ़ रहे थे वो पेशेंट को ही बता दिया कि ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और तो वो अक्सर कुछ लोग आते थे कि डॉक्टर साहब आप कुरान पढ़ते रहते हैं, ज़रा इस पर दम भी कर दीजिएगा, तो पानी भी पढ़ के दिया। हालांकि कभी कोई ताबीज़ नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, तो वैसे ही उनका भी अकीदा होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा ताबीज़ दे दीजिए मेरी बहू मेरे कंट्रोल में आ जाए। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाया वाक़या, इसलिए मैं इसको आपके साथ, आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस ही कर रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि बहू कंट्रोल में आ जाए। कह लगे अच्छा एक काम कीजिए, मैं एक वो बना आपको एक नुस्खा देता हूँ, ठीक है, आप 2 दिन बाद में आइएगा, मैं आपको कुछ करता हूँ इंतज़ाम। वो 2 दिन बाद, उसकी बड़ी तड़प थी कि बहू कंट्रोल में आ जाए कैसी। वो बेचारी 2 दिन के बाद आ गई और हमारे वालिद साहब कह के भूल गए कि इसको क्या मैं नुस्खा दूंगा, इसमें क्या होगा। इत्तफाक से उनके जहन में एक बात ये आई, वो आगे के डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ काम बता के गई थी, आपने कुछ ताबीज़ वगैरह बनाया उसके लिए क्या? तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि नहीं ताबीज़ नहीं, दरअसल हमारे भी एक उस्ताद हैं, मैंने उनसे कहा है आपके ताबीज़ के लिए वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि वो एक अमल बताया है कि 40 दिन तक पहले वो अमल कर ले और उसके बाद जब वो आएगी तो फिर मैं उसको ताबीज़ बना के दे दूँगा। तो इतने टाइम में वो आने भी वाले हैं आपसे, मैं उनको तो बड़ा यकीन आ गया कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त काम हो जाएगा कि बहू कंट्रोल में आ जाए। तो 40 दिन का जो अमल हमारे वालिद साहब ने उनको बताया वो ये था कि आपको हर रोज़ 5 घरों में जाके अपनी बहू की तारीफ़ करनी है, झूठी ही सही, झूठी करना, बिल्कुल दिल से मत करना। कह रहे डॉक्टर साहब ये है ही नहीं उसके अंदर कुछ तारीफ़ करने के लायक, तो मैं क्या करूं? कहीं से भी लाना, दिल से बनाना, लेकिन 5 घरों में डेली आपको 40 दिन तक लगातार आपको तारीफ़ करनी है। ठीक है डॉक्टर साहब कर ले। अब वो क्या था, जो पड़ोसनें आती थी जिनसे वो उसकी बहू की बुराई करती थी, अब वो तो टास्क था 5 लोगों से तो करना ही है तारीफ़। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरी बहू तो आज सुबह से तो गर्म पानी रख देती है नहाने के लिए, और आज तो खाना भी उसने सुबह मुझे फजर के टाइम ही नाश्ता बना के दे दिया। वो 5 गिन के उन्होंने कर देनी और काम ख़त्म। 40 दिन तक रिपीटेड उन्हीं लोगों के सामने अपनी बहू की जो बुराइयां करती थी, अब वो तारीफ़ें जा रही हैं। वो परेशान हो गए पड़ोसी, कि पड़ोसियों को ये समझ नहीं आया कि बहू को आखिर ऐसा हो क्या गया जिसकी वजह से ये इतनी तारीफ़ कर रही हैं। उन्होंने जाके बहू से कहनी शुरू कर दी कि तेरी सास तो बड़ी तारीफ़ कर रही है, आखिर ऐसे तूने क्या ताबीज़ घोल के पिला दिया इनको कि जो मतलब ये तारीफ़ इतनी करे जा रही है। ये सच में वो मेरी तारीफ़ करती हैं, मैंने तो कभी अपने उनके मतलब सुना ही नहीं कि उनको, और वो कोई दूसरा आदमी आके कहे, मुंह पे कहने वाला तो समझ में भी आता है कि शायद मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके अगर किसी के बारे में कहे कि वो तारीफ़ कर रहा है, तो वो तो फिर बहू के अंदर तब्दीली आनी शुरू हो गई। उसने कहा कि आज पानी गर्म करके दिया, उसने कल से पानी ही गर्म करके रखना शुरू किया। उसने किसी ने कहा कि तुम्हारा कहा था सुबह में नाश्ता टाइम पे मिल जाएगा, तो उसने फजर के बाद ही उठ के नाश्ता देना शुरू किया। 40 दिन में उसकी बहू के अंदर इतनी तब्दीली आई, वो खुश आई वालिद साहब के पास, कह रही है कि डॉक्टर साहब वो तो आपका जो वो था वो तो बहुत कामयाब है, और अब ताबीज़ मतलब आप बनवा दीजिए, अब तो वो बिल्कुल मेरी मोती हो गई है, और वो तो मेरे पैर भी दबाती है, और मेरे तो ये अमल। तो ये सर ने कहा था प्लेसिबो, ये दरअसल प्लेसिबो है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो प्लेसिबो को कंसिडरेशन के साथ में होना चाहिए। और मैं आप लोगों की ज़िंदगी में आइंदा आप कितने बड़े बड़े कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी में एक बार दोबारा मिलें तो किसी एक ख़ास ऐसे ही नुस्खों के साथ में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इसके साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ।